हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि सिंघानिया। आज हम बीए पार्ट 2 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी या नरमपंथी जो विचारधारा थे उनका क्या रोल वो प्ले किए थे, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडरेट फेज। तो सबसे पहला हमारे मन में सवाल यही उठता है फ्रेंड्स कि आखिर उदारवादी विचारधारा या नरमपंथी कहते किसे हैं। तो नरम विचारधारा के नेता को नरमपंथी कहा जाता है या उनको उदारवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे नेता लोग थे जो कांग्रेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा मतलब फेजेस था, 3 भागों में कैसे बांटा गया था। तो पहला भाग 1885 से लेकर 1905 तक, जिसको हम उदारवादी चरण कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा चरण में क्या था 1905 से 1919 तक, जिसको हम गरमपंथी चरण कहते हैं। और तीसरा फेज 1919 से 1947 आज़ादी तक जो ये हुआ था आंदोलन, उसको हम लोग गांधीवादी चरण कहते हैं। तो आखिर नरमपंथी क्या किया था ये पहले देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, नरमपंथी विचारधारा में ये होता था कि लोग जो कांग्रेस के द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध करते थे वो नरम विचारधारा के कहलाएं। मांगों को संवैधानिक तरीके से मतलब मनवाते थे अंग्रेज लोग से। लेकिन आपने देखा कि 1905 के बाद उग्रवादी विचारधारा के लोग का प्रमुख जो कह सकते हैं कि प्रभुत्व है वो बढ़ गया। तो फिर आइए देखते हैं कि गरमपंथी में क्या क्या हुआ था। तो दूसरा चरण था गरमपंथी का। इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ये सब थे। ये सब पहले से ही मतलब गरमपंथी विचारधारा के ही लोग थे, लेकिन इनका वर्चस्व उतना नहीं था, इसीलिए मतलब कि ये कुछ कर नहीं पाते थे। इनको नेगलेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि नरमपंथी लोग ज़्यादा थे कांग्रेस में शुरुआती में। तो इनके विचारधाराओं के जो गरमपंथी विचारधारा के लोग थे उनके विचारधाराओं को नेगलेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन में देखा कि कांग्रेस सक्सेस नहीं हो रहा है। वो एकता बनाने में भी तो मतलब कि सक्सेस नहीं कर रहा था उसका। वो अगर एकता बना के चलता तो कांग्रेस मतलब अलग, अगर मुस्लिम लोग संतुष्ट रहते तो वो थोड़ी मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। और ये बात भी था ही कि ये तो अंग्रेज़ों का बहकावा था। अंग्रेज के कह सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा योगदान किए थे मुस्लिम लीग, मतलब देश को विभाजन करवाने में, बंगाल का विभाजन करवाने में, सांप्रदायिक दंगा बढ़ाने में, सांप्रदायिक विभाजन करवाने में। वो तो था ही, लेकिन आपसी एकता भी तो नहीं था। तो यही कारण था कि कांग्रेस मतलब कि सक्सेस नहीं कर रहा था, असफल ही हो रहा था, सफल तो वो कर नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ से गरमपंथी गुट बनना शुरू हुआ। 1905 से गरमपंथी गुट बनना शुरू हुआ। लेकिन 1919 से कांग्रेस पर गांधीवादी विचारधारा का जो कह सकते हैं कि चरण आया। 1919 से जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक 1947 तक ये जो चरण था इसमें सत्याग्रह और अहिंसक विचार मतलब कि इसमें प्रतिपादन किया गया था। तो इसमें मतलब हिंसा नहीं होता था। लेकिन गरमपंथी विचारधारा में मतलब कि वो भी अहिंसात्मक ही था। लेकिन हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि वो अहिंसात्मक मतलब कि कैसे अहिंसा से फिर हिंसा की ओर कैसे बढ़ा। उसी में से गरमपंथी धारा में से ही कुछ लोग हिंसा भी करने लगे थे। जैसे में हम चंद्रशेखर आज़ाद को देखेंगे, भगत सिंह को देखेंगे। वो थोड़ा युवा लोग थे, उनमें गर्म खून था। तो गरमपंथी से ही ये लोग निकले हुए थे जो क्रांतिकारी मतलब कि क्रांतिकारी रूप देते थे देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं। जो क्रांतिकारी लोग थे उनका क्या मतलब वो क्या करते थे। तो वो मतलब हिंसा करते थे, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, जुलूस, बहिष्कार, एकदम उग्र हिंसा करते थे, आगजनी, बमबाजी और यहाँ तक कि मरने मारने को भी तैयार रहते थे। लेकिन गांधीवादी युग क्या था, इसमें अहिंसा था, सत्य से अहिंसा, सत्य से आग्रह किया जाता था। तो फ्रेंड्स अब हम देख लिए कि कैसे 3 चरण में बट गया था।
मतलब कि पहला नरमपंथी, गरमपंथी, फिर उसके बाद गांधीवादी विचारधारा आया। तो अब हम देखते हैं कि मतलब उदारवादी जो नरमपंथी थे उनका क्या चीज़ में विश्वास था। तो विश्वास क्या में था, तो सरकार की न्यायप्रियता में उनका विश्वास था। अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास करना मतलब चाहते थे। वो याचना पत्र देते थे, नरमपंथी विचारधारा के लोग याचना पत्र देते थे, प्रार्थना करते थे, और ब्रिटिश लोग के अंतर्गत ही मतलब कि वो अपना विकास करना चाहते थे। भारतीय लोगों की जो स्थिति थी उससे वाकिफ करवाना चाहते थे ब्रिटिश सरकार को। और ये ऐसा मतलब कि समझते थे कि जो ब्रिटिश सत्ता है लोकतंत्र का घर है, न्याय करता है ब्रिटिश सरकार, न्यायप्रियता है, सरकार पर पूरा ट्रस्ट था नरमपंथी लोगों को। समाचार पत्र पत्रिकाएं ये अपना बात रखते थे इसमें, ऐसा मानते थे कि मतलब कि पत्र पत्रिकाओं से मतलब अवगत कराएंगे अपने प्रॉब्लम को सरकार से। सरकार अगर कोई चीज़ छापेंगे पत्र पत्रिकाओं में तो सरकार देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। फिर उसके बाद वो शिष्टमंडल भेजते थे, लोगों के समूह जिनको कहते हैं, भेजते थे सरकार के पास। अगर मांगी गई तब भी ठीक है, ये जो मांग रखते थे मांगी गई सरकार के द्वारा मान ली गई तब भी ठीक है। अगर नहीं भी मानी गई तो ये ऐसा नहीं है कि कोई सक्रिय आंदोलन करते थे, हड़ताल विरोध जुलूस ये सब नहीं निकालते थे। मांगी गई तब भी ठीक है, नहीं मांगी गई तब भी ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 1905 में गरमपंथी विचारधारा के लोग क्या करते थे, उन लोग जन आंदोलन करते थे, बहिष्कार करते थे। और बंग भंग हुआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें भी नरमपंथी विचारधारा के लोग का क्या कहना था कि जो आंदोलन होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा, वो बस बंगाल में ज़्यादा मतलब कि होगा और सभी जगह नहीं। लेकिन ये पूर्ण कहते हैं कि ये आंदोलन करना चाहते थे, पूर्ण बहिष्कार करना चाहते थे। लेकिन नरमपंथी विचारधारा के लोग पूर्ण बहिष्कार नहीं करना चाहते थे, बस जो ब्रिटिश कह सकते हैं कि सामान ये सब था उसका उसका काम नौकरी शिक्षा ये सब का नहीं। और इन लोग पूर्ण बहिष्कार करना चाहते थे, मतलब कि ब्रिटिश का जितना भी चीज़ है सब चीज़ जो भी यहाँ पे वो लागू किया है सब चीज़। लेकिन इनका जो मांग था वो अहिंसात्मक मांग रहता था गरमपंथी लोगों का। और आपको हम बताएं कि अहिंसात्मक मांग तो रहता था, मतलब जुलूस ये सब निकालते थे, लेकिन उसी से कुछ उग्र ज़्यादा हो गए जिसको हम क्रांतिकारी कहते हैं। तो वो हड़ताल जुलूस आगजनी ये सब ज़्यादा करते थे, मतलब जिसमें भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ये सबको हम बता चुके हैं पहले ही। गांधी जी ये सब नीतियों से बिल्कुल अलग थे, जो गांधीवादी विचारधारा था उसमें बिल्कुल अलग था। बिना हिंसा के मतलब ये चरण में आज़ादी भी प्राप्त हुई, आप लोग सबको पता है। ये सत्य से आग्रह करते थे, सत्य से मतलब आग्रह करते थे, विनती करते थे। लेकिन इनमें था कि हड़ताल ये सब कुछ करते थे। और ये लेकिन ये कहा जाएगा कि गांधीवादी चरण में ही हम लोग को आज़ादी मिली, लेकिन ये बात में भी सत्यता है कि सबके सहयोग से सबके समर्थन से ही कहीं ना कहीं गरमपंथी नरमपंथी क्रांतिकारी लोग सबकी विचारधारा ही मतलब सबके समर्थन से ही मिला। वो ऐसा मतलब परिस्थिति उत्पन्न आगे वाले किए तभी तो गांधी जी ये सब विचारधाराएं लाने में अनुकूल हुए। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसे मतलब कि कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, तो मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, कुछ लोग जिनके अंदर ज़्यादा देशभक्ति थी वो नेता के रूप में उभरे और देश के अंदर छोटे छोटे पार्टी बनाने लगे जिसको क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मद्रास में मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन बाय दादा भाई नौरोजी बम्बई में बनाया गया था, पूना में ये सार्वजनिक सभा। इन सभी क्षेत्रों में अपने अपने तरीक़ों से सरकार का विद्रोह कर रहे थे लोग, और लोगों को और मतलब कि लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा भी उत्पन्न करने का काम कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक था कि राष्ट्रीय मंच नहीं था, क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में हो रहा था। तो कुछ राष्ट्रवादी नेताओं विचार किए कि भारत में मतलब कि एक बड़ा संस्था मंच होना चाहिए जिस पे सब मतलब कि राष्ट्रीय नेता लोग
मतलब बात करें, एक मंच होना चाहिए। तो ये बात भी है कि यहाँ भारतीय नेता लोग भी चाहते थे कि एक मंच होना चाहिए, और अंग्रेज लोग भी, हम आपको बताए थे, अभिदय दीप, जिसको सेफ्टी वल्व कहते हैं, उन लोग भी डर गए थे 1857 की क्रांति से। तो उन लोग नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा जन आंदोलन हो, इसलिए उन लोग भी क्या किए थे कि मतलब कि कांग्रेस की स्थापना में बहुत ज़्यादा सहयोग किए थे। एओ ह्यूम को संस्थापक अध्यक्ष चुना गया था 1885 में, इनके द्वारा ही स्थापना किया गया था कांग्रेस का। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि उदारवादी चरण मतलब कि क्यों रहा 1885 से 1905 तक। इसमें देखिए, इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ था। इनका विचारधारा क्या था, विश्वास क्या था, मांगे क्या थी, हम ये सब देखेंगे। तो 1885 से जो मतलब मुख्य जो कह सकते हैं कि नरमपंथी या उदारवादी विचारधारा को अब हम देखते हैं। हम तो अब ये देख लिए, फेजेस देख लिए कि कितना फेज में बटा हुआ था, तो 3 फेज में बटा हुआ था, वो सब देख लिए। अब हम एग्जैक्ट देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा के लोगों का मांग क्या था सरकार से, विश्वास क्या था। तो आइए अब ये सब देखते हैं। तो ये समझते थे कि सरकार जो है वो न्याय प्रिय है, और इसका विश्वास था सरकार पर। जो नरमपंथी लोग थे फ्रेंड्स, उनका विश्वास था सरकार पर। तो एक सेकंड फ्रेंड्स रुकिए। उदारवादी चरण के जो नेता लोग थे वो सरकार पे विश्वास करते थे। इन लोग को लगता था सरकार न्याय प्रिय है, और इनका विश्वास था सरकार पर। अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही इन लोग को लगता था, नरमपंथी दल के नेता लोग को, कि सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास हो सकता है। मतलब इसमें आपको ऐसा कहीं नहीं दिखेगा, मतलब नरमपंथी विचारधारा के लोग ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा नहीं किए कि जिसके द्वारा लग रहा है कि मतलब कि स्वतंत्रता इन लोग चाहते थे। ब्रिटिश सत्ता के प्रति एकदम स्वामी भक्ति करते थे। तो स्वामी भक्ति कैसे करते थे, तो देखिए कैसे इंसान पहले कोई चीज़ भगवान से मांगता है तो भगवान को कहता है कि भगवान आप बहुत दयालु हैं, जैसे सबका हेल्प करते हैं आप, वैसे मेरा भी हेल्प कीजिए। मतलब भगवान का पहले कुछ प्रशंसा हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद, या फिर आम इंसान का ही, अगर हमको किसी से मान लीजिए मम्मी पापा या फिर किसी से भैया से दीदी से कुछ भी चाहिए वो रहता है, तो पहले हम उनका प्रशंसा करते हैं, उसके बाद ही अपनी समस्या को या फिर मांगों को उनके सामने रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इनको कुछ मतलब कि मांग करना होता था तो स्वामी भक्ति पहले करते थे। ब्रिटिश सरकार का पहले बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, उसके बाद अपनी मांगों को उनके समक्ष रखते थे। सरकार का ये कभी खुला विरोध नहीं करते थे, खुले शब्दों में मतलब कि सरकार का विरोध नहीं करते थे। उनको सरकार पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। अब ये तो देख लिए फ्रेंड्स कि उनको विश्वास कैसा था मतलब सरकार के प्रति। अब हम देखेंगे कि उनका कार्य प्रणाली किस प्रकार से वो कार्य करते थे, किस प्रकार से वो अपना मतलब कि जो उनका कार्य करने का तरीका था वो किस प्रकार से था। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो उनका कार्य प्रणाली था, याचना करते थे, मतलब कि प्रार्थना पत्र देते थे, याचना पत्र देते थे सरकार को। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरमपंथी विचारधारा के मतलब कि नेता थे। तो वो तो कांग्रेस को कह चुके हैं कि भिक्षा मांगने वाली संस्था बताते हैं। वो 1885 से 1905 तक वो बोलते हैं कि इसमें तो बस कांग्रेस के जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे वो तो बस भीख मांग रहे थे मतलब ब्रिटिश सरकार से। देखिए फ्रेंड, जो नरमपंथी लोग थे वो मतलब कि मध्यवर्गीय कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग थे। इनमें वरिष्ठ वरिष्ठ वकील थे, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब कि बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं कि इसमें पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा थे। इन लोग शांति प्रिय थे। तो पढ़े लिखे तो सब थे लेकिन इन लोग मतलब कि शांति प्रिय ज़्यादा थे। जैसे इनमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सबको ले सकते हैं। इन लोग मतलब बहुत बुद्धिजीवी टाइप के इंसान थे। अब देखिए, और बाल गंगाधर तिलक इनको क्या कहे कि ये भीख मांगने वाली संस्था थी। हक से मतलब कि नहीं मांगती थी, अपना हक नहीं मांगती थी, वो भीख मांगती थी याचना पत्र, प्रार्थना पत्र के द्वारा। प्रार्थना पत्र देते थे, वर्ष में एक बार अधिवेशन होता था, मतलब मीटिंग होता था, और अधिवेशन में मतलब प्रस्ताव पास करते थे
फिर उसके बाद समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपना मांग रखते थे। इनके सभी जो तरीके थे वो संवैधानिक थे, गैर संवैधानिक नहीं थे और न ही हिंसात्मक थे, और मांगे नहीं मांगने जाने पर भी सक्रिय आंदोलन नहीं करते थे, जैसे कि बहुत दंगा फसाद ये सब कुछ नहीं करते थे। और ये विदेश में भी जनमत स्थापित करने के लिए वहाँ भी संस्था का निर्माण किए थे, जैसे कि 1887 में हम देखेंगे, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, 1887 में हम देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में एक संस्था का निर्माण किया था, भारतीय सुधार समिति। फिर 1888 में जॉन डिग्वी की अध्यक्षता में ये मतलब कि ये संस्था का निर्माण तो किए थे दादा भाई नौरोजी, लेकिन अध्यक्ष थे जॉन डिग्वी, और ये संस्था का नाम था ब्रिटिश कम्युनिटी ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। और ये मतलब कमेटी द्वारा इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशित किया गया था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि कौन से मतलब कि संस्था द्वारा ये इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशित किया गया था। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इंडिया नामक पत्रिका का प्रतिपादन किया गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था। और जो नरमपंथी लोग के जो विचारधारा थे वो ये थे, वो प्रेम पूर्वक से मांगों को रखते थे, और 20 साल तक यही चलता रहा, 1885 से 1905 तक यही चलता रहा। जिनको लाला लाजपत राय जो थे वो भी गर्मपंथी विचारधारा के ही नेता थे। वो कहें कि ये तो रोटी नहीं, इसमें जो 1885 से 1905 तक रोटी नहीं मिली, पत्थल नसीब हुआ। मतलब कि रोटी नसीब नहीं हुआ ये 20 सालों में, बस पत्थल नसीब हुआ, मतलब नगण्य परिवर्तन हुआ था, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि नरमपंथी विचारधारा लोगों द्वारा मांगे क्या किया गया था सरकार से। तो 2 टाइप की मांगे थी, एक राजनीतिक मांग और एक आर्थिक मांग। तो राजनीतिक मांग क्या थी ये देखते हैं, आइए। तो राजनीतिक मांग में ये मांग था कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी चाहते थे, विधानसभा में भारतीयों की भागीदारी चाहते थे, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण चाहते थे कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही रहे तो न्याय मतलब कि कह सकते हैं कि निष्पक्ष नहीं हो सकता है। विचारों की अभिव्यक्ति चाहते थे, मतलब मौलिक अधिकार भी उन्होंने मांग किया था, विचारों की अभिव्यक्ति। अंग्रेजों की तरह शस्त्र धारण करना चाहते थे, जैसे अंग्रेजों के पास कैसे शस्त्र रहता था वो भी शस्त्र धारण करना चाहते थे। अब देखते हैं कि आर्थिक मांगे क्या क्या थी। तो आर्थिक मांगे सबसे, आप खुद सोचिए कि आर्थिक मांगे सबसे पहले क्या हो सकता है। तो आर्थिक मांगे तो सबसे पहले कृषि का जो दुर्दशा था बहुत ख़राब था, तो कृषि कर में सुधार, मतलब कर मतलब लगान, उसमें सुधार चाहते थे। कृषि के लिए बैंक की मांग करते थे, क्योंकि जो साहूकार लोग थे वो ऋण बहुत ज़्यादा लेते थे, तो अगर बैंक रहेगा तो वो एक उचित, मतलब कि अगर किसान अगर पैसा वहाँ से ऋण लेती भी है तो एक उचित मूल्य उसको देना पड़ेगा, साहूकार की तरह नहीं देना पड़ेगा। साहूकार का एक उचित मूल्य नहीं था। और धन का निष्कासन समाप्त करने का वो मांग किए थे, जैसे कि ब्रिटेन में यहाँ से सारा धन कहाँ जाता था, तो ब्रिटेन में जाता था। और नमक कर समाप्त किया गया, जैसे कि हम लोग दांडी मार्च गांधी जी द्वारा देखे हैं कि दांडी मार्च किया गया था 1930 में, साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाया गया था, और कह सकते हैं कि नमक टैक्स को हटाया गया था। औद्योगिक विकास एवं नए उद्योग का संरक्षण चाहते थे, तो वो कैसे औद्योगिक विकास होगा या नए उद्योग का संरक्षण कैसे दिया जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो ब्रिटेन के यहाँ पे जो उद्योग भारत में थे उनको सीमित करके और यहाँ के उद्योग को मतलब कि संरक्षण वैसे मिल सकता था, यहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाता भारतीय। तो अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि इनकी उपलब्धियाँ क्या थीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी उपलब्धियाँ 1886 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किए थे, यूपीएससी जिसको कहते हैं उसकी स्थापना किए थे। इनके मतलब कि इनका मांग था ब्रिटिश सरकार से, तो इनके द्वारा ही तो कहा जाएगा कि किए थे। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किए थे। 1896 में आर्थिक समीक्षा हेतु एक आयोग गठित
किया गया था, जिसको वेल्वी आयोग कहते हैं। भारी जनमत तैयार किया गया था, समस्या को मतलब कि जनता से वाकिफ करवाने का काम किए थे। राष्ट्रवादी नेता को एक मंच पर लाने में सफल हुए थे। एक मंच पे लाने में सफल हुए ना, एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय, हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इनका मतलब कि एक विचार था, कह सकते हैं कि अगर इन सरकारी मतलब कि सरकार जैसे ब्रिटिश सरकार था, उसमें इन लोग का अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो इन लोग कर नहीं देंगे। अगर मतलब इन लोग का ऐसा नहीं है कि इन लोग कुछ नहीं किए थे। नरमपंथी विचारधारा के लोग समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा देश में राष्ट्रवाद फैलाने का कार्य किए थे। लेकिन फ्रेंड्स, हम इतने मतलब कि वो कार्य किए थे, लेकिन एक बात है कि बहुत से लोगों का विचारधारा अलग अलग है। मतलब कि उन कहते हैं कि नरमपंथी, जैसे कि कहना आसान होता है, जैसे हम ही हैं तो हम कहेंगे कि नहीं, उनको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, लेकिन वो जो भी किए थे वो परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था। नरमपंथी उस वक्त जो भी किए थे वो गलत नहीं था, उस वक्त परिस्थितियां ही वही थी। सरकार के मुकाबले कांग्रेस कमज़ोर था, निश्चित तौर से उनकी विचारधाराएं समय के अनुकूल थी। उन्होंने ऐसी नींव तैयार की जैसे कि गर्मपंथी भारी आंदोलन किए, बहिष्कार किए, जनता का जन समर्थन भी इनके ही द्वारा मतलब कि प्राप्त किया गया था। क्रांतिकारी का अलग नज़रिया था कि ब्रिटिश को मतलब पूरे तरीके से भगाने के लिए बमबाजी, हिंसात्मक तरीका को अपनाना होगा, तो मरने मारने को भी इन लोग तैयार थे। तो कह सकते हैं कि नज़रिया हम लोग को थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग मतलब कि इस समय को प्रश्न चिन्ह लगाएं, लेकिन आपको अपना नज़रिया ठीक करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो उस समय के अनुकूल उन लोग ठीक ही कार्य किए थे। अगर वो ऐसा मतलब कि परिस्थिति जनरेट नहीं करते, तब इतना गर्मपंथी या फिर गांधीवादी विचारधारा ये सब आया, तो इनके द्वारा ही तो वो ऐसा परिस्थिति पहले से बनाए हुए थे, जन समर्थन था, तभी तो ये सब आया, तो कारगर साबित हुआ और 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली। तो इसलिए हम लोग को नरमपंथी लोगों के प्रति नज़रिया बदलना होगा। इन लोग भी कम मतलब साथ नहीं दिए देश को आज़ाद करने में। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इन लोग एक नींव तैयार किए थे, तभी तो हम लोग को और आगे आगे हम मतलब चला गया गर्मपंथी, क्रांतिकारी, गांधीवादी विचारधारा, तभी तो आज़ादी मिली। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच।